बेटा लैंड रेवेन्यू लॉस के अंदर जब हम तहसीलदार की टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका जो है वो रेवेन्यू लॉस का भी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और आपने ये पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयार करके अपेयर होना है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी पेपर में फेल हो जाएंगे अगर वो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरल नॉलेज से भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो आपको उसको बड़े गौर से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 से। 1967 हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर्स कितने थे, टोटल चैप्टर्स कितने थे उसके, टोटल इसके 15 चैप्टर्स थे। और इसके सेक्शंस कितने थे, इसके सेक्शंस थे 184 सेक्शंस। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसके चैप्टर है 15, इसके सेक्शंस है 184। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट मेरे सामने ओपन है, आप तमाम लोगों को नजर आ रहा है। इसका फॉन्ट बड़ा कर दूं अगर आप लोग चाहते हैं। आमना मुबीन बेटा 1084 नहीं 184। फॉन्ट इसका इंक्रीज कर दो, फॉन्ट साइज। अब सही है, अब फॉन्ट साइज सही है बेटा आप लोगों का। चलें अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। चले बच्चे अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका डील करेगा इसके टाइटल को, इसकी एक्सटेंट को, और ये कब जो है वो कमेंस हुआ था उस चीज को। फिर इसकी पावर्स किन किन एरियाज पे जो है वो ये अप्लाई होता है, कौन कौन सी जमीनें जो है वो इसमें एक्सक्लूड की गई हैं, और कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने चैप्टर 1 का नाम याद रखना है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो है वो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर जो है वो आपको कितने सेक्शंस मिलते हैं, चैप्टर 1 के अंदर आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं। डेफिनेशन आपकी कौन से चैप्टर में आती है, चैप्टर 1 के अंदर जो है वो, चैप्टर 1 सेक्शन कौन सा है, चैप्टर 1। बेटा अभी मुझसे कोई इस तरह का उल्टा सीधा सवाल ना करे, रेलेवेंट से जो ये नोट्स का मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं ही दूंगा। अभी टू दी पॉइंट ला के ऊपर बात करें, इसको समझ ले, बाद में आखिर में मौका मिलेगा। बीच में अचानक से बैठ के जो है वो कोई और सवाल ना करें मेरे से। डेफिनेशंस चैप्टर 1 सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो है वो आपको ये बताया जाएगा कि डेफिनेशंस इसकी क्या है। अब हम जरा एक्ट को पढ़ते हैं तरतीब से, चैप्टर नंबर 1 को, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलें जी बेटा, पहले इसका प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। एन एक्ट whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to making and maintenance of records of rights, the assessment, the collection of land revenue, the appointment and functions of revenue officers connected with the land revenue administration in the province of Punjab or incidental thereto, it is hereby enacted as follows.
बात का मतलब समझ आ गया? मतलब समझ आ गया इस बात का क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक्ट बना है ये फायदामंद साबित होगा, ये एक्ट आपको फायदामंद साबित होगा जमीनों के उन मामलात को हल करने में जिसमें आप जमीनों का रिकॉर्ड का मेंटेन करते हैं, किस जमीन पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसके ऊपर, कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स जैसे पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, कौन कौन से जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इन तमाम चीजों के बारे में, और वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर, उन तमाम के रिलेटेड जो है वो ये ला आपको या ये एक्ट आपको फायदा देगा। अब बात समझ आ गई है कि इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू मेकिंग। बेटा इस बात की समझ आ गई है कि ये जो एक्ट है ये फायदेमंद साबित होगा आपको ये बताने में कि किस जमीन का क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किस जमीन से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स की कैसे करनी है, और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो पंजाब से रिलेटेड है उसके मामलात को कैसे हल करना है, कोई नया लॉ बनाना है या कोई एग्जिस्टिंग लॉ अमेंड करना है, वो सारा कुछ इसी एक्ट के तहत होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चैप्टर नंबर प्रियम्बल पढ़ लिया आप लोगों ने? दिस इज नोन एज द प्रियम्बल ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट पढ़ लेते हैं। द एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये देखें वेस्ट पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, इसको वेस्ट पाकिस्तान भी बोलते हैं, लेकिन अब जो है वो इसका दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये इसका टाइटल है इस एक्ट का जो ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो, चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 किस चीज के बारे में बात करता है? टाइटल के बारे में। उसके बाद एक्सटेंड से मुराद क्या है? एक्सटेंड से मुराद ये है कि ये कहां कहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये कहां कहां पर जो है वो अप्लाई होगा। तो आपका एक्ट कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। पूरे पंजाब के ऊपर ये अप्लाई होगा सिवाय उन एरियाज के जो कि ट्राइबल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब पंजाब के अंदर ट्राइबल एरियाज कौन से हैं, किसी को पता है? जैसे राजनपुर हो गया, जैसे डेरा गाजी खान हो गया, ये आपके ट्राइबल एरियाज है। ये एक्ट इन इलाकों के अलावा बाकी तमाम पंजाब के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसमें कौन से इलाके जो है वो पंजाब के उनको छोड़ा गया, तो आप क्या आंसर देंगे? आपका क्या आंसर होगा, कौन से इलाकों को छोड़ा गया? आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो है वो छोड़ा गया है। और इसके बारे में, इस एक्सटेंट के बारे में कि इस लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये कहां कहां पर जो है वो अप्लाई होगा, इसके बारे में सेक्शन 1 हमें जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो है वो बताता है। और चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 1 का भी सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 1 हो गया जिसमें इसका टाइटल लिखा हुआ है। सब सेक्शन 2 जो है वो इसके एक्सटेंट के बारे में बताता है। और सब सेक्शन 3 क्या कहता है? it or any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas on such date may be notification or appoint in this behalf। इस बात की समझ आप लोगों को आ गई है या मैं आपको फिर इसका बताता हूं? किस किस को समझ आ गई इस पॉइंट की? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये डिसाइड करेगी नोटिफिकेशन के जरिए कि किस एरिया पे कौन से रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के।
और किस डेट को अप्लाई होंगे। मिसाल के तौर पे एक हम बात करते हैं भक्कर की। भक्कर के अंदर जो है वो हुकूमत को लगता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो है वो आर्टिकल नंबर 180 जो है वो अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो बाकी सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बताएगी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का ये ला या ये आर्टिकल फलानी डेट से जो है वो अब इस सिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इवन ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, अगर हुकूमत इनके ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो है वो आर्टिकल लगाना चाहती है, अप्लाई करना चाहती है, तो हुकूमत को पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि जी ये हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 2, 3, 15, 17, 18, ये कोई भी आर्टिकल हम इन ट्राइबल एरियाज पे लगाना चाह रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी और उस आर्टिकल को लगाने से पहले या उसके डेट को, वो आर्टिकल कब से अप्लाई होगा, उसको बकायदा नोटिफिकेशन से जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 1 बेटा आप लोगों को समझ आ गया। किस किस को समझ आ गया ये आर्टिकल 1 लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर नंबर 1 का? चले जी, फिर आगे मूव करते हैं। दूसरा आता है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसुटेड देयरटू। मतलब ये वाला जो आर्टिकल है ये आपको बताएगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ आर्टिकल्स नहीं लग सकते, तो उनके बारे में जो है वो ये क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। शुड द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी एरिया इन विच दिस एक्ट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ हैज बीन ब्रॉट इनटू फोर्स बी सच दैट in opinion of the government that provision or any other provision of the act is unsuited thereto, government may by notification accept that area from the operation of such provisions, and thereupon these provisions shall not apply to such area until notification is rescinded। बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये है, जरा गौर से समझ लें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये बात समझ आएगी। इमेजिन करें कि एक एरिया है, गवर्नमेंट ने जो है वो एक लॉ बनाया है, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ। पोल्यूशन कंट्रोल लॉ बनाया है कि पंजाब सूबे के अंदर जो है ना पोल्यूशन को खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि कुछ एरियाज पंजाब के अंदर ऐसे हैं जहां पर ये लॉ अप्लाई करने की लॉजिक नहीं बनती। मिसाल के तौर पे कुछ रेगिस्तान हो गए, या कुछ ऐसे एरियाज, आइसोलेटेड एरियाज जहां पर ना बंदा रहता, ना बंदे की जात, ना इंसान, ना जानवर, ना कुछ, कोई भी नहीं रहता। तो उस एरिया में हुकूमत जो है वो इस लॉ को अप्लाई नहीं करती, तो हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि जी सपोज ये जो आपका साउथ पंजाब का कोई भी सपोज एरिया, अगर कभी आप साउथ पंजाब जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। सड़कें टूटी फूटी, मैं अभी रिसेंटली गया हूँ, मेरी तो अंदर से जो है ना सारा सामान हिल गया, मेरा पेट शेट हिल गया कि इतनी खराब रोड्स हैं वहां की। तो वहां पर जो है वो कोई लोग नहीं रहते सपोज, वहां पर कोई मामलात सही नहीं है, वहां पर पोल्यूशन की कोई वजह नहीं बनती, तो हुकूमत कहेगी कि ये जो नया लॉ बना है ये साउथ पंजाब के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और इसको इशू करने के लिए, इस बात को कहने के लिए गवर्नमेंट को बकायदा से एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी ये बात नहीं मानी जाएगी कि ये लॉ जो है वो साउथ पंजाब पे अप्लाई नहीं होता। और हुकूमत जैसे नोटिफिकेशन जारी करेगी, साउथ पंजाब ये जो पोल्यूशन लॉ है इससे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इस बात को समझते हैं। इस ये जो आर्टिकल 2 का सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हुकूमत को अगर लगता है कि कुछ एरियाज पंजाब के ऐसे हैं जहां पर कोई बना हुआ लॉ
या लैंड रेवेन्यू एक्ट की कोई प्रोविजन लगना लॉजिकल नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वो एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बता सकती है कि ये इलाका पंजाब का इस प्रोविजन से इस्तिस्ना हासिल होगी इसको। और ये बताने के लिए हुकूमत को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, फिर ये बात क्लियर होगी कि ये एरिया एग्जेम्प्टेड है। विदाउट नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और ये एग्जेम्पशन तब तक चलती रहेगी जब तक हुकूमत इस नोटिफिकेशन को मनसूख नहीं कर देती। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई, मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझा दी है। अब मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल ये कहता है, वाइल सच एग्जेम्पशन, दूसरा सब सेक्शन सॉरी, while such exception as aforesaid remains in force, government may frame rules for the regulation of the matters so accepted, so far as may be the rules shall be consistent with the provisions of this act and shall specify the period for which such exception shall remain in force. साल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ। उसमें पंजाब के उप सारे इलाके जो है वो डाल दिए, लेकिन साउथ पंजाब को नहीं डाला, क्योंकि साउथ पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि साउथ पंजाब के ऊपर जो है वो ये प्रोविजंस नहीं लगेंगी, ये प्रोविजंस नहीं लगेंगी, ठीक है। अब क्या किया, वो जो साउथ पंजाब के इलाके को एग्जेम्प्टेड किया है, एक्सेप्शन मिली है, हुकूमत चाहे तो वो क्या कर सकती है, उस एरिया के ऊपर कुछ नए कवानीन बना सकती है, जो सिर्फ उसी एरिया पे जिसको जो है वो एक्सेप्शन दी गई है कि यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल लॉज नहीं बनेंगे, हुकूमत कह सकती है कि यहाँ पर आप एक छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। मतलब अगर आप कोई साउथ ये जाएं लैया बकर वाली साइड पे, तो आपको पता चलेगा वहां पर जो है ना, पठान लोगों ने वो लगाए हुए हैं, कोयला बनाने के छोटे छोटे यूनिट्स लगाए हुए हैं, छोटे पैमाने पे, जैसे लकड़ियों के टॉल होते हैं ना, उस तरह के बनाए हुए हैं। तो आप उस तरह की जो है वो चीज यहाँ पे लगा सकते हैं। अब वो चीज लगाना पूरे पंजाब में अलाउ नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर साउथ पंजाब में अलाउ है, क्योंकि उसके ऊपर वो लैंड पोल्यूशन कंट्रोल की जो है वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो उस एरिया को जिसको एक्सेप्शन दी है, वहां पर कोई भी नया लॉ बना सकती है जो उसी एरिया पे अप्लाई होगा जिसको एक्सेप्शन दी गई है। और हुकूमत को ये भी बताना पड़ेगा कि इस एरिया को एक्सेप्शन कब तक दी गई है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि 1 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए, कितने साल के लिए एग्जेम्पशन दी गई है। हो सकता है कि साउथ पंजाब में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कल हो जाए, 100 साल बाद हो जाए, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तब ये प्रोविजंस, ये जो एक्सेप्शन दी गई, ये खत्म हो जाएगी। हाँ जी, इसी एक्ट में से होगा। तो बच्चे ये पॉइंट नंबर 2 आपको समझ आ गया सब सेक्शन 2 का, कि जिस एरिया को एक्सेप्शन दी गई है उस एरिया से रिलेटेड कोई तो लॉज बनाने पड़ेंगे ना, और वो लॉज इसी के अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे, इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे। ये वाले सेक्शन नंबर 2 आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट का अगर समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स। उसके बाद बच्चे आगे आ जाए। बेटा जो लॉ की लैंग्वेज होती है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। इसको पढ़ने के लिए पहले बात है आपको लॉ का स्टूडेंट होना चाहिए। आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें, कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको शायद नहीं समझ आएंगे और आप टकरे मारेंगे दीवार के अंदर जाके। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अब जो आर्टिकल
3 है चैप्टर 1 का, वो बताता है कि कुछ लैंड्स जो कि इस एक्ट के ऑपरेशन से जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं, उनके बारे में ये एक्ट क्या कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन एरिया नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मेरे पास 5 मुरब्बा जमीन है, 5 मुरब्बा जमीन है, साथ में एक मैंने पार्क भी बनाया हुआ है। मैंने एक पार्क भी बना दिया जो आम लोगों के लिए खुला है, कोई भी बंदा वहां पे आ सकता है। अब वो पार्क मलकियत किसकी है? पार्क मेरी मलकियत है। असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हुकूमत जो है वो, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो क्या करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेक करता है कि असद की कितनी प्रॉपर्टी, उन्हें पता चला कि जी 5 मुरब्बा जमीन है और जो है वो 1 मुरब्बा पे इन्होंने जो है वो पार्क बनाया हुआ है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता है कि ये जो 5 मुरब्बा जमीन है, ये तो ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये जो 1 मुरब्बे पे इसने पार्क बनाया हुआ है, ये आम लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, तो क्यों ना इस बंदे को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए इसकी सोशल सर्विस के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो मेरा जो पार्क है उसको एग्जेम्पशन दे देंगे कि इसके ऊपर मुझे लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ेगा। वो जब मेरी जमीन की असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट का मतलब तशखीस करेंगे, चेक करेंगे कि मेरी कितनी जमीन है और मेरी जमीन पे कितनी प्रोडक्शन होती है, उस पर कितना मुझे लैंड रेवेन्यू पे करना चाहिए। तो उस वक्त वो मेरा पार्क जो है, जो कि मेरे नाम की प्रॉपर्टी है लेकिन उसे मैंने सोशल सर्विस के लिए लगा दिया, तो उसको वो एग्जाम्पशन दे देंगे कि हाँ भाई, इसको जो है वो, ये इन्होंने सोशल सर्विस के लिए लिया हुआ है, तो इसको जो है वो हम टैक्स में या लैंड रेवेन्यू में नहीं फॉल करेंगे। तो ये इनको छूट है, ये इनकी मौजे लगाएं, इसके ऊपर ये लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि अगर हुकूमत पंजाब चाहे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि कौन सी जमीन जो है वो, उसके ऊपर आपने असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना। लेकिन उसके लिए भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा? एक नोटिफिकेशन, हर काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। विदाउट नोटिफिकेशन वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बता सकता है कि इस एक्ट की जो कुछ प्रोविजंस हैं, यानी कि वो प्रोविजंस जो लैंड रेवेन्यू के तहत है या लैंड रेवेन्यू का अंदाजा लगाने के तहत है, उनको जो है वो एग्जेम्पशन दी जा सकती है। ये बोर्ड रेवेन्यू ने डिसाइड करना है कि कौन सी जमीनों को दी जाएगी। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। इसी तरह की जमीनें कुछ लोगों ने कब्रिस्तान को दी होती है, कुछ लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, वहां पर कोई प्ले ग्राउंड बना दिया। तो इस तरह की जमीनें जो है वो फिर उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया? बेटा पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया है ना इस आर्टिकल का, इस लैंड रेवेन्यू एक्ट का? चलें जी, अब आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ दिस एक्ट। हाँ बेटे, आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए नहीं ले रहे ना, आप उससे किसी सोशल सर्विस के लिए ले रहे हैं, तो ये हुकूमत की मर्जी है कि आपको जो एग्जेप्शन दे जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोशल सर्विस के लिए। मेरी मर्जी है, हुकूमत को लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं जो है वो अपनी जो प्रोड्यूस है उसमें से लैंड रेवेन्यू पे करूँ, तो हुकूमत चाहे तो मेरी उस जमीन को भी एग्जेप्ट कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सोशल सर्विस करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे। हुकूमत की मर्जी है, जिस जमीन को मर्जी जब एक्सेप्शन दे दे, बट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम इसको एक्सेप्शन दे रहे हैं। अब बच्चे डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। तो इन दिस एक्ट देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट in the subject or the context. Agricultural year means year commencing on the first day of the July or on such other date as the Board of Revenue with the previous approval of the government may by notification appoint for any specified areas. Very important thing. Agricultural years क्या होता है? एग्रीकल्चरल ईयर जो है वो नॉर्मली किसी इलाके का जुलाई के मंथ से शुरू होता है, 1 जुलाई को शुरू होता है। इसका मतलब ये होता है
कि ये प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का जो है वो सीजन है, टाइम पीरियड है, या इस एरिया में प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग जो है वो 1 जुलाई को शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब का जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई को। एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई को स्टार्ट होगा। लेकिन आगे वो लिखता है और ऑन सच अदर डेट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरियाज आपके ऐसे हैं जहां पर जो है वो जुलाई के मंथ में प्लांटेशन या हार्वेस्टिंग नहीं होती, वो सितंबर के मंथ में होती है। तो फिर वहां का एग्रीकल्चरल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे केस में सपोज पंजाब की मिसाल के तौर पे साउथ पंजाब में जो है वो हार्वेस्टिंग शुरू होती है मिसाल के तौर पे अगस्त में, अपर पंजाब में होती है जुलाई में, आपके जो है वो सेंट्रल पंजाब में होती है मई के अंदर। तो सेंट्रल पंजाब का जो है वो एग्रीकल्चरल ईयर मई होगा, अपर पंजाब का जुलाई होगा, साउथ पंजाब का अगस्त होगा। और इसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट से लेगा और गवर्नमेंट से लेने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा कि साउथ पंजाब का एग्रीकल्चरल ईयर ये है, फलाने का ये है, फलाने का ये, फलाने का ये। कोई एक डेट से स्टार्ट होता है बेटा, कोई एक डेट ही आपने लेनी होती है एग्रीकल्चरल ईयर के लिए। फिर उसी के हिसाब से जो है वो आगे जितनी भी आपकी क्रॉप्स हों उसको देखते जाते। तो ये बात समझ आ गई है एग्रीकल्चरल ईयर से मुराद क्या है? एग्रीकल्चरल ईयर से मुराद 1 जुलाई है साल का, मतलब ज्यादातर इलाकों में जो है वो 1 जुलाई को ये मामला शुरू होते हैं, या एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई को शुरू होता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पर जो है वो क्लाइमेट चेंज या और इश्यूज की वजह से जो है वो एग्रीकल्चरल ईयर आगे पीछे हो सकता है। इस पॉइंट की किस किस को समझ आ गई है? चलिए, आर्टिकल नंबर 4 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन सॉरी 1A क्या कहता है? अभी 1A चल रहा है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से मुराद एक ऐसा सेंटर है जिसपे जो है वो जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और इसकी डेफिनेशन आपको जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 में मिलेगी। तो ये एक एमसीक्यूज के तौर पे नोट कर लें कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो हमें कहाँ पर मिलती है? पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 में। ठीक है, 2017 में। और ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट कब बना था? तो कब बना था ये दो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट? 2017 में। ठीक है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर की डेफिनेशन कौन देता है? पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017। ये साथ के साथ बच्चे एमसीक्यूज आपने तैयार करते जाने हैं। आगे आ जाते हैं। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मींस लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल। एरियर्स का मतलब क्या होता है? एरियर्स मींस वो लैंड रेवेन्यू की अमाउंट जो आपके ऊपर वाजिब थी बट आपने पे नहीं की। आपके जो बकाया जाते हैं, जो आपके जिम्मे, वो कीमत जो आपको अदा करनी थी बट आपने अदा नहीं की एक खास डेट पे। मिसाल के तौर पे जैसे बिजली का बिल होता है, कहा जी कि आपने जो है वो 30 तारीख को जमा कराना, लास्ट डेट है, आपने 30 तारीख को नहीं कराया तो वो आपका एरियर्स बन जाते हैं। वो फिर आगे आपको लग जाता है, अगले बिल में लग के आ जाता है। तो एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू से मुराद क्या है? कि आपके ऊपर कुछ अमाउंट होती है जिसको एक खास डेडलाइन पे आपने पे करना होता है, और अगर आप उसको नहीं पे करेंगे तो वो आपके एरियर्स बन जाएंगे। और फिर एरियर्स को जो है वो गवर्नमेंट अपने तरीके से निकलवा लेती है, कभी प्यार से और कभी जो है वो मार से। तो बेटा बात समझ आ गई? एरियर्स क्या कहते हैं? एरियर्स आपकी क्या चीज होती है, इसकी समझ आ गई है?
जहां पर बच्चे कंफ्यूजन होगी हम लोग पेएबल टैक्स, पेएबल टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका असेसमेंट सर्कल, ये बड़ा आसान सी चीज है, इसको आप सुन लें। असेसमेंट सर्कल क्या कहता है? असेसमेंट सर्कल मींस ग्रुप ऑफ स्टेट्स व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू to be recorded in an order in writing are sufficiently homogeneous to admit a common set of rates being used as general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them. इस बात की समझ आ गई? इस बात की समझ आ गई है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखें, पहले इसको समझ लें। ये एक एरिया है, एक एरिया, एक गांव है जी। इस गांव का नाम है गांव अल्लाह देता। इस पे एक मरला जो है वो ए की प्रॉपर्टी है, ये जो है वो बी की प्रॉपर्टी है, ये सी की प्रॉपर्टी है, और ये डी की प्रॉपर्टी है। इस एरिया के अंदर जमीन एक जैसी है, मतलब जितनी जरखेजी इस जमीन की है उतनी ही बी की है, उतनी ही सी की है, उतनी ही डी की है। जितने अखराजात जमीन को ऊपर फसल उगाने के लिए, प्रोड्यूस के लिए ए को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसी रेट में जो है वो, उसी रेशियो में बी को, सी को, डी को। अब हुकूमत क्या करती है? हुकूमत अगर ऐसे करेगी कि ए का असेसमेंट अलहदा करेगी, असेसमेंट में क्या देखा जाता है? यही देखा जाता है ना लैंड रेवेन्यू लगाने से पहले कि यहाँ की जमीन कैसी है, यहाँ पे अखराजात कितने होते होंगे, पानी नहरी लगता है या आपको जो है वो लगाना पड़ता है खुद से, या बारिशों के जरिए आता है, हर चीज कैलकुलेट। जाहिर सी बात है जो मामला ए के लिए होंगे उसी तरह के मामला बी को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसी तरह के सी को, और उसी तरह के डी को। तो तमाम की जो कंडीशंस हैं उस जमीन को लेकर वो एक जैसी होंगी। तो आपको वो लैंड रेवेन्यू ये कहता है कि आप ये करें कि ए का अलग से असेसमेंट करें, बी का अलग से करें, सी का अलग से करें, डी का अलग से करें। आप कोई नौकर है इनके? आपके पास इतना टाइम है कि आप करेंगे? तो आप क्या करें कि किसी एक जमीन की असेसमेंट कर लें और ये अज्यूम कर लें कि उस गांव की या उस एरिया की या उस असेसमेंट सर्कल के अंदर जितनी भी जमीनें हैं उन सब के ऊपर इसी हिसाब से जो है वो इसी रेट से लैंड रेवेन्यू लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक 110 किलोमीटर का जो है वो इलाका है, ये एक असेसमेंट सर्कल बन जाएगा। इस 110 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितनी भी जमीनें होंगी उनका जो लैंड रेवेन्यू का रेट होगा वो सेम होगा। मुल्तान बात कर ले, मुल्तान डिवीजन की, मुल्तान डिवीजन के अंदर जितने भी शहर आएंगे, जितने भी गांव आएंगे, उन सब के ऊपर जो है वो लैंड का रेट जो है वो सेम होगा, क्योंकि मुल्तान की जमीन 19-20 के फर्क के साथ एक जैसी है। फिर आप कोई और एरिया जाए आगे, वहां पर जमीन मुख्तलिफ है, तो फिर उसका नया से असेसमेंट करें, वो एक नया असेसमेंट सर्कल बन जाएगा। वो सपोज 90 किलोमीटर का बन गया, उस 90 किलोमीटर के अंदर जितनी भी जमीनें आएंगी उन सब का जो है वो रेवेन्यू लेने का जो रेट होगा वो सेम होगा। आपको अलग अलग से हर किसी की जमीन का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? किस किस को ये बात समझ आ चुकी है? अब ये जरा समझें, ये कहता है कि असेसमेंट सर्कल समझ आ गई कि वो एरियाज जहां पे तकरीबन एक जैसी जमीनें पाई जाती हैं। असेसमेंट सर्कल मींस अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स which in the opinion of board of revenue to be recorded in an order in writing are sufficiently homogeneous, मतलब जहां पर जो है वो जमीन homogeneous है, और to admit a common set of rates being used as a general guideline in calculating लैंड रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए गाइडलाइंस आगे आएंगी। तो वो कहता है कि उसके ऊपर जो है वो हम सेम रेट लगाएंगे जो जमीनें सेम नेचर की होंगी, होमोजीनियस नेचर की होंगी। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट सर्कल की फिर समझ आ गई कि असेसमेंट सर्कल क्या होता है? चलें जी, इसको अच्छे से याद करते रहिएगा साथ साथ ही, ताकि क्योंकि आपके पास दोबारा इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको याद करें। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, आप लोगों ने आज ही इसको तैयार कर लेना है। साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएंगे।
ताकि आपको मसले ना हो। और एक और बात बेटा, आप लोगों ने किसी भी दूसरे पर्सन के साथ ये चीज शेयर नहीं करनी। ये थोड़ी सी एजुकेशनल जेलसी रख लें, अपने नोट्स बनाएं और अपने तक ही रखें, पेपर के बाद जिसको मर्जी देते जाएं। 14 सीट्स हैं, तो आप अगर हर किसी को देते रहेंगे तो फिर हो सकता है कि कोई बच्चा आपसे ज्यादा जो है वो काम निकाल जाए। जेलसी रखें, एजुकेशनल जेलसी। सिर्फ बेटा एमसीक्यूज आएंगे, ये आपको ये वाली स्टेटमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है। पेपर में सवाल कॉन्सेप्चुअल आएंगे कि जी वो कहेगा कि जी अगर किसी एरिया के 110 किलोमीटर के एरिया के लोगों की जमीनें सब एक जैसी हैं, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली? तो आप क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे असेसमेंट सर्कल। इसको असेसमेंट सर्कल बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये आपने बेटा इनके सेक्शन नंबर भी याद करने के, कौन सा सेक्शन नंबर जो है वो किस चीज को बताता है। ये सिर्फ सेक्शन नंबर 4 जो है वो डेफिनेशंस को बताता है। बस आपने इतना याद रखना, अभी आगे याद करने की जरूरत नहीं। अब आगे आ जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश्ड अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 11 ऑफ 1957। तो ये तो डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस इदारे को कहते हैं जो कि बोर्ड रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत बनाया गया, ठीक है। उस इदारे को जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बनाया गया था, बट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बनाया गया था? 1957 में। और यहां पर वेस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया गया, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 11 ऑफ 1957। अब अगला चीज आ जाती है बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क मीन्स एनी इरेक्शन वेदर ऑफ अर्थ, स्टोन और अदर मटेरियल, एनी हेज, unploughed ridge or stripped ground, strip of the ground or other object or mark whether natural or artificial set up, employed or specified by the revenue officer having the authority in that behalf in order to designate the boundary of any division of land। इस बात की समझ आ गई? बाउंड्री मार्क क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बाउंड्री मार्क से मुराद ये है, ये जो है वो जमीन है ए की, तो यहाँ पे जो है ना एक निशान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं निशानदही कर देंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो ए की जमीन है। फिर बी की जमीन का करेंगे, तो वो यहां पर जो है वो एक खाला बना देंगे। इस खाले के इर्द गिर्द जो है वो बी की जमीनें हैं। आपने देखा होगा देहातों में कुछ जगहों पे जो है ना जमीनों के बाहर इस तरह का ना छोटा सा एक पत्थर लगाया होता है, एक स्टोन लगा होता है व्हाइट कलर का। वो बेसिकली निशानदेही कर रहा होता है कि ये जमीन अल्लाह दिता की है और साथ वाली जमीन जो है वो अल्लाह बख्श की है। बाउंड्री मार्क बेसिकली जमीन की डिवीजन को फाइंड करने के लिए होता है, जमीन को डिवाइड करने के लिए होता है, जिसमें यह पता चलता है कि किस शख्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप कोई स्टोन वॉल ईंटों की दीवार खड़ी कर सके, जैसे चार दीवारी कहते हैं ना जमीनों के गिर्द, लोग अक्सर चार दीवारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा बाज लोगों ने अपने खेतों के गिर्द जो है वो सीमेंट की दीवार बनाई होती है या बाजू का कच्ची दीवार बनाई होती है अपनी जमीन के गिर्द। देखा कभी देहातों ने पुराने जमाने में कच्ची दीवारें बनी होती थी, वो बाउंड्री वाल का काम करती हैं। इसी तरह कुछ लोग श्रब्स उगा के, झाड़ियां उगा के, कोई बाढ़ लगा के अपनी जो है वो बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो जिसे खाला कहते हैं, सराइकी जुबान में जिसको वाटर बोलते हैं, वो खाला आपने देखा होगा जिसके बन्ने होते हैं, एक बन्ने पे जो है एक बंदे की जमीन है, दूसरे पे दूसरे की जमीन है। तो ये जो बाउंड्री मार्क्स हैं ये किस चीज की निशानदेही के लिए होते हैं? ये डिवीजन ऑफ लैंड के लिए होते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए होते हैं कि किस बंदे की जमीन कहां से शुरू हो रही है और कहां पे जो है वो खत्म हो रही है। और ये बाउंड्री मार्क लगाएगा कौन? ये बाउंड्री मार्क लगाएगा कौन? ये बाउंड्री मार्क लगाएगा एक रेवेन्यू ऑफिसर। वो रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तहसीलदार भी हो सकता है, कोई भी पर्सन। रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर दी है तो रेवेन्यू ऑफिसर लगाएगा हैविंग द अथॉरिटी ऑन द बिहाफ टू डेजिग्नेट द बाउंड्री। उसको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो क्या कहते हैं बाउंड्री मार्क लगा दे किसी की जमीन पे।
तो बाउंड्री मार्क लगाने की जो ताकत है वो किसके पास होती है? जल्दी से नाम बता दें उस पर्सन का। बाउंड्री मार्क्स लगाने की ताकत जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है। आपने रेवेन्यू ऑफिसर का नाम याद रखना। ठीक। और बाउंड्री मार्क होते किस लिए हैं? फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग बाउंड्री मार्क्स? वी आर यूजिंग बाउंड्री मार्क्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ लैंड के किस बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो कहां से लेकर कहां तक है, हम बाउंड्री मार्क यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज आ जाता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब आपको पता ही है, शुरू होना। शेल मीन द डे ऑन विच दिस एक्ट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ एज द केस में बी कम्स इनटू ऑपरेशन। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन या ये एक्ट किस दिन से अप्लाई होगा, किस दिन से जो है वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, इस चीज को लैंड रेवेन्यू क्या बोलती है? कमेंसमेंट बोलती है। ज्यादा बोरियत तो फील नहीं हो रही? चलें जी। डिफाल्टर। Defaulter means a person liable for an area of land revenue and includes a person who is responsible as surety for the payment of area. एक लड़की है, उसका नाम है इकरा। उसने मुझे पैसे पे करने और इसने जो है वो इसकी गारंटी ली है एक दूसरी लड़की साइमा ने कि सर मैं गारंटी देती हूँ कि ये जो है वो एरियर्स या आपने जो है वो बकाया जात आपको जो अमाउंट लिया है वो आपको पे कर देगी। अब क्या हुआ, इकरा ने जो डेट फिक्स की थी उस डेट पे मुझे पैसे नहीं दिए, तो इकरा क्या हो गई है? डिफाल्टर कहलाई। इकरा इज डिफाल्टर। लेकिन इकरा की गारंटी किसने दी थी? इकरा की गारंटी दी थी साइमा ने। इकरा की गारंटी किसने दी है? साइमा ने दी है। और इकरा की साइमा की गारंटी गलत साबित हो गई कि इकरा ने तो उसने कहा था कि इकरा जो है पैसे देगी फलां डेट को, इकरा ने नहीं दिया तो इकरा तो डिफाल्टर होगी। जो उसकी गारंटी देने वाला था वो भी डिफाल्टर हो जाएगा, उसको भी डिफाल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेगा वो तो डिफाल्टर होगा, लेकिन उसकी पेमेंट की गारंटी देने वाला बंदा भी क्या होगा? वो भी डिफाल्टर होगा। तो पैसे ना देने वाला डिफाल्टर, और गारंटी दे के उसकी गारंटी ना देने वाला भी क्या होगा? डिफाल्टर होगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है इनक्यूम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग out of a private grant or contract for which a separate record has been made or for which नहीं सॉरी ऊपर वाला ये तो मैंने दूसरा पढ़ना शुरू कर दिया। Encumbrance means a charge upon or claim against land arising out of a private grant or contract। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मॉर्टगेज की जो है वो टर्म सुनी है? किस किस बच्चे ने सुनी है मॉर्टगेज करना? मॉर्टगेज गिरवी रखवाने को होता है। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा दी। मॉर्टगेज बेसिकली एक गारंटी होती है कि मैं जो है वो क्या करूंगा, आपको पेमेंट करूंगा। बट क्या हुआ, मैंने जो है वो बैंक को पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो बैंक क्या करता है? बैंक
या तो मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रखवाई होती उसको परचेज करके अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं, या उसको अपनी मलकियत बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक का जब हमारा वो जो एग्रीमेंट टाइम था, जो हमने एग्रीमेंट किया था कि इस टाइम पीरियड में जो है वो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, वो खत्म होने के बाद बैंक जो है वो क्लेम कर सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है, यानी कि कानूनी क्या है, वारिस है। अब इनकम्बरेंस की तरफ आ जाते हैं। इनकम्बरेंस का मतलब होता है ये एक लीगल क्लेम होता है जो कि किसी प्राइवेट एग्रीमेंट के तहत होता है। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको इतने अरसे के बाद पैसे दूंगा, उसके बदले में मैंने अपनी जमीन गिरवी रखवा दी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तो क्या हुआ, बैंक ने जो है वो मेरी जमीन के ऊपर अपना क्लेम कर दिया कि ये जमीन अब हमारी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पैसे नहीं पे किए। तो बैंक जो है वो उसको क्लेम कर देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बता देगा कि ये जमीन अब से हमारी है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्बरेंस। यहां तक बात समझ आ गई है? यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है स्टेट का। स्टेट की जो आपने ना तीन कंडीशंस याद रखनी है। इसकी तीन कंडीशंस याद रखनी है कि स्टेट क्या होती है। स्टेट का लफ्जी मतलब होता है मलकियत या जायदाद। क्या मतलब होता है? मलकियत या जायदाद को हम स्टेट बोलते हैं। अब अगर स्टेट की डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत किया जाए, स्टेट मींस एनी एरिया फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड और which has been separately assessed to land revenue or which the board of revenue may by general rule or special order declare to be any state। मतलब कि कोई भी जायदाद या मलकियत तब मलकियत कहलाएगी जब उसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा, उसके सेपरेट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होगी, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर के जरिए जो है वो उसको डिक्लेयर करेगा स्टेट, तब वो स्टेट कहलाएगी। अब मैं इसको समझाता हूं वन बाय वन। फॉर विच सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड फॉर, मिसाल के तौर पे मेरी एक जमीन है जिसे मैं स्टेट मानता हूं, तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बना होगा। सेपरेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि ये जो जमीन है इसका मालिक कौन है, ये जमीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसकी मालियत कितनी है, इसके हिस्सेदार कितने हैं, ठीक है, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कितना अरसा पहले खरीदी गई थी, कितने लोगों के थ्रू ये आई है। हर वो चीज जो आपकी जमीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, इसके इसका जो है वो खाता नंबर क्या है, इसका खसरा नंबर क्या है, मतलब हर इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली बनाई जाएगी, वो स्टेट होगी। दूसरी चीज, सेपरेटली असेसमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू, मतलब वो जो आपकी जमीन है इसकी अलग से असेसमेंट की जाएगी कि आपकी जमीन पे कितना रेवेन्यू जो है वो बनती है। और तीसरी चीज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए ये डिक्लेयर करेगा कि ये जमीन जो है वो फलाने बंदे की स्टेट है। अब समझ आ गई कि स्टेट जिसे हम जायदाद कहते हैं या मलकियत कहते हैं, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है? तीन कंडीशंस फॉर स्टेट। एक, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। दूसरा क्या होगा? सेपरेट असेसमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू। और तीसरा क्या होगा? तीसरा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिक्लेयर करेगा।
अल्लाह करेगा बच्चे। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को साथ के साथ समझ आती जाए। बाकी फिर वो सराइकी में कहते हैं ना, अल्लाह करे सी चंगियां। तो बस अल्लाह करे सी चंगियां देखते हैं फिर होता है कि नहीं होता। आगे आ जाते हैं जी। होल्डिंग मींस, आगे आ जाती है डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग क्या होती है? होल्डिंग मींस a share or portion of an estate held by one landowner or jointly by two or more landowners. होल्डिंग क्या चीज होती है? होल्डिंग बेसिकली एक ऐसी जमीन होती है या ऐसी मलकियत होती है जिसको कोई एक शख्स भी ओन कर सकता है या एक से ज्यादा लोग भी ओन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा जो है वो एक कनाल का घर है, ठीक है। अब उस एक कनाल के घर के अंदर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला मालिक हूं, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये मेरी होल्डिंग है, क्योंकि मैं अकेला जो है वो इसमें रहता हूँ। मेरी अकेले की प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बनाई है, ये मेरी होल्डिंग है। लेकिन फिर क्या हुआ, हो सकता है कि हम दो भाई हैं मिसाल के तौर पे। तो अब क्या होगा, इस एक कनाल के अंदर जो है वो हम दो भाई हिस्सेदार बन जाएंगे। घर हमारा इकट्ठा है, लेकिन इसके लैंड ओनर क्या है? दो हैं। ये दो लोगों की होल्डिंग्स है। तो ये अलग अलग होल्डिंग होगी, मेरी भी और मेरे भाई की भी। और 10-10 मरले जो है वो उसके हिसाब से हमारी जो है वो मलकियत होगी, हमारी एस्टेट होगी। अभी घर इकट्ठा है, लेकिन इसके ऊपर हमें पता है कि मलकियत कितने लोगों की है? दो लोगों की है। इसी तरह 4 लोगों की भी हो सकती है, 6 लोगों की भी हो सकती है, 10 लोगों की भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि कितने जो है वो उसके ऊपर जो है वो हकदार है। ऐसी जमीन कहलाती है आपकी होल्डिंग। और इसको ज्वाइंट लैंड ओनर भी कहा जाता है, ज्वाइंट लैंड ओनर होल्डिंग भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चे इरिगेटेड लैंड्स। यहां पे बताते हैं कि इरिगेटेड लैंड या आबपाशी जमीन कौन सी होती है? ऐसी जमीन जिसको इरिगेट किया जाए नहरी पानी से, ट्यूबवेल से, वेल से, स्प्रिंग से, कोई टैंक हो गए पानी के, या कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल मेथड, उसको इरिगेटेड लैंड बोलते हैं। अगर हम सिंपल लफ्जों में कहें तो आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड जो है वो आपकी इरिगेटेड लैंड होती है। वो लैंड जो आर्टिफिशियली तैयार हो उसको क्या बोलते हैं? इरिगेटेड लैंड। ऐसी जमीन जो आर्टिफिशियल मींस से तैयार हो वो क्या कहलाएगी? इरिगेटेड लैंड। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है कानून गो। कानून गो शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग ठेकेदार। बेसिकली ये कानून गो क्या होता है? ये पटवारी से ऊपर होता है, नायब तहसीलदार से नीचे होता है। इसको कानून गो बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कानून गो भी बोलते हैं। कानून गो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है पंजाब में या दूसरे प्रोविंसेस में, इसको कानून गो भी बोला जाता है। अब ये जो कानून गो होता है, ये बेसिकली एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि इसने क्या करना है? लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को देखना है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन और लैंड रेवेन्यू को जो है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। इसी तरह जमीनों के सर्वे करना, उन सर्वे करने के बाद उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और इस बात को इंश्योर करना कि हर जमीन से सही तरीके से सही अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया गया। ये कानून गो का काम होता है। जो टेपदार होता है ये क्या करता है? ये एक छोटा अफसर होता है जो एक गांव के लेवल पे जिम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पे कानून गो के अंडर 5 गांव आते हैं, तो वो क्या करता है? हर गांव के अंदर एक छोटा सा जो है एक अफसर और भी रखता है जो सिर्फ उसी गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि मतलब उसने इस बात की जिम्मेदारी लेनी है कि अपने गांव के जो छोटे छोटे जमींदार हैं उनसे पैसे कलेक्ट करके कानून गो को देने या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाने। तो इसने क्या करना है? उसको सुपरवाइज भी करना है, ठीक है। कानून गो जो है वो इसको भी, टप्पेदार को जो है वो सुपरवाइज करता है। और ये
छोटा रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक गांव के लेवल का, एक गांव के अंदर जो है वो छोटा सा ये ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। कोई भी बंदा, ये गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्टेड नहीं होता बल्कि इसको अपॉइंट कर देता है कोई भी बंदा, कि जी यार आप इस गांव के फलाने हैं, अब आपने जो है ना इस गांव के अंदर से पैसे कलेक्ट करके ये आपकी जिम्मेदारी, आपने हमें देनी है, एज ए हेल्पर के तौर पे पैसे कह सकते हैं, जिससे वो नंबरदार कह रहे हैं, बिल्कुल जिससे वो नंबरदार कह रहे हैं ना, जकाउल्ला, ये सही लफ्ज इसने बोला है। उसके बाद लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर, मैंने आपको बताया था कि जो लैंड ओनर होता है किसी जमीन का, असल जो मालिक होता है वो लैंड ओनर होता है किसी एग्रीकल्चर लैंड का, और लैंड लॉर्ड वो होता है जो उसके ऊपर काश्तकारी करता है, किसी जमीन के ऊपर जो काश्तकारी करता है वो जो है वो आपका क्या होता है, आपका जो है वो लैंड लॉर्ड होता है। लैंड ओनर असल मालिक, और लैंड लॉर्ड जो काश्तकारी करता है। अब इसको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे मजीद मॉडिफाई करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई मॉडिफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। Landlord means a person under whom a tenant holds land and to whom the tenant is, or but for a special contract would be liable to pay rent for that land and shall include a lessee of such persons and the predecessors and successors in interest of such person। बात की समझ आ गई? चले शाबाश, समझ आ गई तो फिर आगे मूव करते हैं, या समझा दूं? समझा देता हूं। देखिए, लैंड ऑनर से मुराद ऐसा शख्स होता है जिसका कोई ना कोई टेनेंट होता है, जिसका कोई ना कोई क्या होता है, टेनेंट होता है, और वो टेनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस लैंड लॉर्ड को कुछ रेंट पे करेगा। टेनेंट आप किराएदार को कह सकते हैं। अब इसमें तीन लफ्ज यूज किए गए हैं, ओरिजिनल लैंडलॉर्ड, लेसी, प्रेडिसर्स और सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट। सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट, अब जरा इनको समझने की, ओरिजिनल लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पे अली नाम का एक शख्स है जिसकी एक जमीन है, वो क्या करता है, उस जमीन को लीज कर देता है फरहान को। अली की जमीन है, उसने वो जमीन लीज पर दे दी है, यानी कि किराए पर दे दी है, किसको? फरहान को। अब ओरिजिनल लैंडलॉर्ड कौन होगा, फरहान होगा या अली होगा? ओरिजिनल लैंडलॉर्ड आपका अली होगा, ठीक है। और फरहान कौन होगा? फरहान विल बी टेनेंट। फरहान जो है वो टेनेंट होगा, क्योंकि वो क्या करता है कि अली की जमीन पे कल्टीवेशन कर रहा है, अली की जमीन को कल्टीवेट करता है, और उसके बदले में अली को वो क्या पे करेगा, अली को क्या पे करेगा, अली को पे करेगा, रेंट पे करेगा। दूसरा है लेसी, ये किराएदार और मालिक मकान की बात भी अब एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी जो मकान किराए पे देता है तो मालिक तो वही रहता है जिसका घर है, जो किराएदार होता है वो टेनेंट बन जाता है, तो वो हर महीने जो है वो एक खास अमाउंट में जो है वो पैसे देता रहता है। लेसी कौन होता है? अब ये हुआ, एक मिनट रुक जाए, मुझे इसकी एग्जांपल सोचने दे कोई। ये जो जमीन अली ने फरहान को दी है, फरहान इज अ लेसी, ठीक है, फरहान क्या है, जमीन का जो है वो लेसी बन गया है।
और जब तक फरहान ने वो जमीन अपने पास लीज पे रखी हुई है, उसकी लैंड लॉर्ड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फरहान के ऊपर जाएंगी। उसकी लैंड लॉर्ड की जो जिम्मेदारी है, मतलब फरहान एक वर्चुअल लैंड लॉर्ड बन गया है। असल जमीन किसकी है? अली की है, लेकिन फरहान ने उससे लीज पे ली है। अब अली जो है वो, फरहान जो है वो लेसी है, तो उस जमीन के जितने भी मामलात हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इसने पे करने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा मेरा घर है, मैंने किराए पे दिया है, किसी अली नाम के बंदे को दे दिया। अब क्या होगा, घर मेरा है, उसका असल ओनर मैं हूं, लेकिन वो मैंने लीज पे किसी दूसरे अली को दे दिया। अब क्या होगा, उस घर के जितने भी मामलात हैं, वहां पे जो बिजली का बिल आएगा, वहां पे जो पानी का बिल आएगा, वहां पे जो गैस का बिल आएगा, वो मैं पे करूंगा या अली पे करेगा? वो मैं पे करूंगा या अली पे करेगा? वो अली पे करेगा। ठीक है, तो अली एक वर्चुअल लैंड ओनर बन गया या लैंड लॉर्ड बन गया, क्योंकि उसने मेरी जमीन लीज पे ली हुई है। जब तक वो लीज पे रखेगा, वो वही जो है वो लैंड ओनर होगा। तो लेसी को आप कह सकते हैं कि एक वर्चुअल लैंड ओनर होता है, जो वो तमाम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है जो एक असल लैंड लॉर्ड ने। अगर मेरा घर है, मैं ही उसमें रहता हूँ, तो वो जो बिल मुझे पे करना था, अब मैंने किसी बंदे को किराए पे दे दिया, तो वही काम जो मैंने करना था वो किराएदार करेगा। बात समझ आ गई है? इसको बोलते हैं लेसी। अब क्या होगा बेटा, ये बच्चे जा किधर रहे हैं? या तो अगर क्लास से थक गया तो उसको मैं यहीं रोक देता हूँ फिर, क्योंकि सारे बच्चे भागी जा रहे हैं, इस तरह तो मजा नहीं आएगा क्लास लेने का। रिकॉर्डिंग मैं कोई नहीं शेयर करूंगा अगर आप लोग क्लास इस तरह जाएंगे तो। उसके बाद आगे आ जाता है प्रेडिसर्स। प्रेडिसर्स का मतलब क्या होता है? अब क्या हुआ, मेरी जमीन थी, मेरा मकान था, मैंने लीज पे दिया हुआ अली को, लेकिन वो क्या किया, वो मकान मैंने आगे फरहान को सेल कर दिया। अब मैंने उस फरहान से पैसे ले लिए, मलकियत फरहान को शिफ्ट कर दी। अब न्यू लैंड ओनर कौन होगा? न्यू लैंड ओनर होगा फरहान। और प्रेडिसर्स कौन होगा? प्रेडिसर जो है वो मैं होऊंगा, मैं प्रेडिसर्स बन जाऊंगा। लेसी वही रहेगा, लेसी अली रहेगा, क्योंकि अली के लिए चाहे मेरा मालिक, मैं मालिक हूं या फरहान हो, बात एक ही है। उसने तो मकान लीज पे लिया हुआ है, तो मैं प्रेडिसर्स बन जाऊंगा, और जो है वो लेसी अली ही रहेगा। तो आगे फरहान की मर्जी है कि वो अली को कहे जी यार आप घर खाली कर दे, मैंने किसी और को देना हो, या मैंने खुद ही रहना है यहाँ पे, कि वो अली की मर्जी है, फरहान की मर्जी है। लेकिन जब तक वो ये नहीं कहता, तब तक जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो एग्रीमेंट चल रहा है, अली जो है वो उसी के हिसाब से और फरहान उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। अब फिर क्या हुआ, फरहान ने ये जमीन अपनी आसिफ को सेल कर दी। फरहान ने क्या की, जमीन आसिफ को सेल कर दी। तो अब क्या होगा, फर आसिफ जो है वो क्या बन जाएगा, सक्सेसर इन इंटरेस्ट। क्या बन जाएगा? सक्सेसर इन इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी कि नया लैंड लॉर्ड अब कौन होगा? आसिफ होगा, और लेसी अली ही चल रहा है। तो लैंड ओनर चेंज होते रहते हैं, लैंड ओनर के चेंज होने से लेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अगर किसी के दरमियान आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मैंने किराए पे किसी को दी है, फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को सेल कर दी, लेकिन किराएदार रह ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किराए मालिक मकान चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो लेसी है वो जब तक मालिक मकान नहीं चाहेगा तब तक वो चेंज नहीं होगा, और हर मकान, नया मालिक मकान आके नया लैंडलॉर्ड बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसका पहले मकान था बस वही लैंडलॉर्ड है, बाद में जो है वो खरीदार होंगे। हर बंदा जो आपकी प्रॉपर्टी को खरीदता जाएगा वो आपका लैंडलॉर्ड बनता जाएगा। अब बच्चे इस बात की समझ आ गई है, लैंडलॉर्ड, लेसी, प्रेडिसर्स और सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट का। उसके बाद
आपका आ जाता है लैंड ऑनर। लैंड ओनर include a person to whom a holding has been transferred or an estate or holding has been let in farm under this act for the recovery of an area of land revenue or of a sum recoverable such as an area and any other person who is in possession of any estate or any share or portion thereof or in the enjoyment of any part of the profits of an estate but does not include a tenant। मजे की बात है, समझ आ गई। अब यहां पर जो है वो लैंड ओनर्स के बारे में बताया गया, लैंड ओनर्स के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि यहाँ पर वो लोग लैंड ओनर्स होंगे, जो जो भी बंदा लैंड ओनर कहलाएगा वो टेनेंट नहीं हो सकता। लैंड ओनर टेलेंट टेनेंट नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड अ टेनेंट। टेनेंट कभी भी लैंड ओनर नहीं हो सकता। तो ये बात तो अपने याद रखनी है कि लैंड ओनर कैन नॉट बी अ टेनेंट या टेनेंट कैन नॉट बी अ लैंड ओनर। अब इसको जरा समझते हैं। एक टर्म है ओरिजिनल लैंड ओनर, ओरिजिनल पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब जरा इसको सुन ले, ओरिजिनल लैंड ओनर कौन होता है। मेरी एक जमीन है, ठीक है, मैं एक जमीन जो है वो ओन करता हूं, वो मेरी, मैं उस जमीन का ओरिजिनल लैंड ओनर हूं, ठीक है। उसका टाइटल मेरे नाम पे है, वो जमीन मेरे नाम पे टाइटल है, उसका टाइटल जो है वो जमीन का कि ये मेरी मलकियत है, उसका जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी है, तो मैं ओरिजिनल लैंड ओनर हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और इन स्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन। अब इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करता हूं, अब मेरी वो जमीन है, उसमें से मैंने थोड़ा सा हिस्सा जकाउल्ला को जो है वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने जो है वो जकाउल्ला भी उस जमीन का लैंड ओनर बन गया, उस हिस्से का जिसको जितना मैंने उसको ट्रांसफर किया। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तहसीलदार की जॉब का, तो ये सवाल आपको मैं अभी बता रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो ये सवाल भी हम लोग यहीं पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये माइंड में रखिएगा कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जो है वो उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो वो बंदा जिसको मैंने अपनी मर्जी से अपने हिस्सेदार बनाया है वो भी क्या कहलाएगा, लैंड ओनर कहलाएगा। मैं भी लैंड ओनर, वो भी लैंड ओनर। अब तीसरा चीज होता है, ये लिखा हुआ है बट, ये लिखा हुआ है होल्डिंग हैज बीन लेट इन फार्म under this act for the recovery of an area of land or of a sum recoverable such as area or any other। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। एक पर्सन है, उसने गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करना था, लेकिन उसने पे नहीं किया। तो जब उसने पे नहीं किया तो वो क्या बन गया, वो एरियर बन गया। हुकूमत क्या करेगी, उस बंदे की जमीन को पकड़ेगी और वो जमीन किसी दूसरे पर्सन को, मिसाल के तौर पर मेरी जमीन थी, मैंने एरियर्स पे नहीं किया, हुकूमत ने मेरी जमीन कब्जे में ली और मेरी जमीन किसी दूसरे बंदे को लीज पे दे दी, या किसी दूसरे बंदे को जो है वो बेच दी, या वैसे किसी बंदे को दे दी कि आप जो है वो, ताकि उसके ऊपर काश्तकारी करे और जो है वो हुकूमत के जितने भी टैक्स हैं वो सारे पे कर दे। तो वो जिस बंदे को पे की है वो बंदा भी लैंड ओनर कहलाएगा, लेकिन उसके पास वो तमाम राइट्स नहीं होंगे जो कि ओरिजिनल लैंड ओनर के पास होंगे। मतलब जब वो एरियस की अमाउंट वापस हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो जमीन जो है वो वापस कर दी जाएगी उस बंदे को। लेकिन वो बंदा भी जिसने एरियर्स नहीं पे किया तो उसकी जमीन को कब्जे में लिया जाएगा। कब्जे में लेने के बाद क्या किया जाएगा, किसी दूसरे बंदे को बेच दी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि आप इससे जो है वो पैसा कमाएं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो एरियर्स वापस कर दें। तो वो जितना अरसा उस बंदे के पास रहेगी वो बंदा जो है वो लैंड ओनर कहलाएगा। अब समझ आ गए बच्चे, लैंड ओनर कौन होता है। एक तो ओरिजिनल लैंड ओनर हो गया,
दूसरा ओरिजिनल लैंड ओनर अपनी मर्जी से कुछ हिस्सा किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, तो जिसको ट्रांसफर करते हैं वो भी लैंड ओनर हो गया। आपसे एरियर रिकवर करने के लिए, आपसे एरियर्स रिकवर करने के लिए जो जमीन किसी दूसरे बंदे को दे दी जाती है वो भी लैंड ओनर कहलाएगा। इसी तरह enjoyment of profits or in the enjoyment of any part of the profits of the state but does not include a tenant। इसकी एग्जांपल आपको क्या दूं? एक शख्स है, उसका जो है ना फ्रूट का बाग है, जहां पे वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लाइक एप्पल्स की प्रोडक्शन करता है, चेरी की करता है, बनानास की करता है। अब वो क्या करता है कि जो अपना एप्पल वाला जो हिस्सा है वो किसी दूसरे बंदे को कह देता है कि आप यहाँ पर मेंटेन करें, इस हिस्से को आप देखेंगे, इस हिस्से की सेल जो भी चीजें होंगी आप सेल करते रहेंगे, या आप इसको जो है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। मतलब जो भी पैसा आएगा उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने मैंने जो है वो अपना बाग का एक हिस्सा किसी दूसरे बंदे को दे दिया, उसको बेचा नहीं है लेकिन उसको जो है वो दे दिया है कि यार वो गिफ्ट के तौर पे भी हो सकता है, किसी तरीके से भी हो सकता है, इसको पार्टनर बना दिया है, तो वो बंदा उससे जितने भी प्रॉफिट्स लेगा, वो फ्रूट्स उगाता है, फ्रूट्स को बेचता है, जितना भी पैसा कमाएगा वो प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है मेरी जमीन से, तो वो भी एक तरह का लैंड ओनर ही कहलाएगा। लेकिन उसको अगर कोई शख्स टेनेंट बन जाएगा, मैं किसी बंदे को लीज पे बेच देता हूँ, जमीन किराए पे दे देता हूँ, और फिर वो मेरी जमीन से फायदा उठाता है, तो वो जो है वो क्या कहते हैं, वो लैंड ओनर नहीं होगा। तो लैंड ओनर से हमें पता चल गया कि लैंड ओनर कौन कौन से होते हैं। ओरिजिनल लैंड ओनर, दूसरा कौन सा होगा, जिसे आपने ट्रांसफर की है होल्डिंग। एरियर्स रिकवरी के लिए किसी को आप कुछ हिस्सा के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर इंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट्स या इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉफिट। ये तमाम लोग लैंड ओनर्स ही कहलाएंगे। उसके बाद बच्चे लैंड रेवेन्यू से क्या होता है। लैंड रेवेन्यू तो आपको नाम से पता चल गया कि लैंड रेवेन्यू से मुराद वो लैंड जिसकी असेसमेंट की जाती है, जिसको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इस जमीन के ऊपर कितना जो है वो और कितने रेट में जो है वो आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो पे करना है, वो लैंड रेवेन्यू होता है। आगे वापस आ जाए। मुस्ताजिर बेटे मुझे इसका एग्जैक्ट अब मतलब नहीं पता कि मुस्ताजिर कौन होता है, लेकिन शायद आप इसी को टेनेंट बोलते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर मींस एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 एक्सेप्ट अ मुख्तार। अच्छा बच्चे, एक लफ्ज होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब आपको पता है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसी पावर होती है जो हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे कुछ काम कर सके। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी फरहान को दी हुई है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, तो फरहान जो है वो पाकिस्तान में रहता है, तो मेरे बिहाफ पे मेरी लीगल प्रोसीडिंग को अटेंड करना, मेरे जो जमीनों के मामलात हैं उनको देखना, मेरे बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये सारे काम जो है वो फरहान करेगा और मेरे बिहाफ पे करेगा। इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक भी होती है, जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक काम पे मैंने दे दिया कि सिर्फ मेरी जमीनों के मामला जो है वो फरहान देखेगा। लेकिन अगर मैं जनरल कर दूंगा तो फिर हर चीज के ऊपर ही फरहान मामला को देखेगा। ठीक है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। तो मुख्तार लीगल प्रैक्टिशनर सॉरी लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो इस अकॉर्डिंग की डेफिनेशन के तहत या इस एक्ट के तहत वो बंदा होगा जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट
1879 की डेफिनेशन पे पूरा करता है, पूरा उतरता है। ठीक है, जो कि इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है वो ही आपका लीगल प्रैक्टिशनर कहलाता है। और लीगल प्रैक्टिशनर इस डेफिनेशन के तहत कौन है? वो बंदा जो लीगली क्वालिफाइड है, जिसने डिग्री हासिल की हुई है लॉ की, और उसके पास लीगल सर्विसेज का लाइसेंस मौजूद है, वो ही जो है वो आपका लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। मुख्तार जो है वो आपका लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता। आप अदालत में इसके थ्रू केस नहीं लड़ सकते, इससे लीगल मामलात में इससे मदद नहीं ले सकते। मामलात में मदद लेने के लिए आपको लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो, इसकी जरूरत जो है वो पड़ेगी। ये बात समझ आ गई है? मुख्तार पावर ऑफ अटॉर्नी इसको हम बोलते हैं, मुख्तार कार्य होते हैं। हमारी डेफिनेशन है 28, अभी आगे चलते हैं। अभी तो क्लास 2 बजे तक चलनी है ना, तो फिर तो डेफिनेशन चलेंगी। नेट एसिड्स क्या होते हैं बेटा? लीगल प्रैक्टिशनर वो बंदा होता है जिसके पास जिसने लीगल एजुकेशन हासिल की हो, कानूनी एजुकेशन हासिल की हो, और उसके पास लाइसेंस हो वकालत का, वो लीगल प्रैक्टिशनर होता है। नेट एसिड्स of an state or group of states means the estimated average annual surplus produce of such state or group or states remaining after deduction of the ordinary expenses of cultivation or a certain estimated। इस पॉइंट का पता चल गया कि नेट एसिड्स क्या होते हैं। नेट एसिड जो है वो ऐसी अमाउंट को बोलते हैं, या ऐसी एवरेज सरप्लस को बोलते हैं, या प्रॉफिट को बोलते हैं, जो आपको जो है वो किसी जमीन से हासिल होती है, और ये कैलकुलेट की जाती है उस जमीन के ऊपर होने वाले अखराजात को निकालने के बाद। मिसाल के तौर पे आपका प्रॉफिट किसी जमीन पे कितना हुआ, आपका नेट एसेट कितना हुआ, वो कैलकुलेट किया जाएगा आपकी कल्टीवेशन में होने वाले जो अखराजात थे, कि वाटर का कितना रेट पे करना पड़ा आपको, आपकी इरिगेशन के मीन्स कौन से थे, आपने सप्लाई ऑफ सीड पे कितने अखराजात हुए, खाद पे कितना पैसा लगा, ठीक है, हस्बेंड्री जो है वो आपने कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की। ये सारे जो मामलात हैं, जो दिहाड़ी पे आपने मजदूर बुलाए, उनके अखराजात निकालने के बाद जितनी अमाउंट बची उसको आपका नेट एसेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह पे प्रोडक्शन की, हाँ, जो घर के अखराजात के बाद जो आपकी सेविंग होती है उसको, ये देखिए जी, मैंने जो है वो अर्निंग की 1 लाख रुपए की, इसमें मेरे अखराजात हुए 40,000 रुपए के। ठीक है, 40,000 रुपए के। अब इसमें से अखराजात निकालने के बाद जो बाकी 60,000 बचे, ये मेरा क्या होगा? नेट एसेट होगा। और लैंड रेवेन्यू इसी के ऊपर पे करना पड़ता है। लैंड रेवेन्यू आपको इसी के ऊपर पे करना पड़ेगा। दिस इज योर नेट एसेट। समझ आ गई बात की? चले बच्चे, फिर रोक लेते हैं। अगर आप लोग थक गए हैं सारे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी।